हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट सेकेंड है उसका ये पार्ट फर्स्ट है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 19 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, उसको बताएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, है ना। आपको पेन और पेपर के साथ में बैठना है। आप बैठे होंगे, पेन और पेपर ले लिया होगा। जो भी ट्रिक, जो भी फार्मूले हम आपको बताएंगे वो आप एक जगह नोट करते रहें, उसको याद कर लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है कि 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें दो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। मतलब एक ट्रेन है इधर चल रही है और दूसरी ट्रेन इसके अपोजिट साइड में चल रही है। एक ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 105 मीटर है। दूसरी ट्रेन जो है वो 90 मीटर है ना। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी ट्रेन चल रही है। अब भाई ये चल रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे ये जो दिया है वो मीटर में दिया है, ट्रेन की लंबाई जो दिया है वो मीटर में दिया है, और जो रफ्तार दिया है, जो उसकी चाल है वो किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है ना। कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एक दूसरे की तरफ आ रही है। एक दूसरे को पार करने में भी कितना समय लगेगा? ऐसी कंडीशन में जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, तो ऐसे केस में जो दूरी मानी जाएगी वो दूरी कितनी मानी जाएगी भैया? दोनों ट्रेन की लंबाई का योग वो टोटल दूरी हो जाएगी। एक दूसरे को क्रॉस करने में ये ऐसे क्रॉस करेंगी तो जो दोनों लोगों का जो पिछला हिस्सा होगा ये कहां पे होगा? मतलब इस ट्रेन को भी पार करने में ये ट्रेन इसको कब पार करेगी? यहां इस ट्रेन की लंबाई तो पार करना ही पड़ेगा और प्लस अपनी भी जो लंबाई है वो पूरा पार करना पड़ेगा, तब होगा। तो दूरी क्या मानी जाएगी? जब भी विपरीत दिशा की बात हो तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ही हमारी दूरी होगी। तो कितना होगा? 105 और 90 मिलकर कितना हुआ? 195। अब जो चाल दिया है, एक का दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि टोटल कितना हो गया? 45 और 72। जब चाल होगी तो देखा होगा जब हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बहुत स्पीड से क्रॉस करते हैं, क्योंकि दोनों की चाल क्या होती है? काउंट ऐड होती है ना। तो जो चाल होगी वो चाल कितनी होगी? इन दोनों को जोड़ दे भाई, 45 और 72 ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, कितना होगा? 117 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई प्रति घंटा में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 00 से 00 कैंसिल, 2 से 5 और ये 18, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 5/18 से इसको हम क्या कर दें? गुणा कर दें, है ना। 5/18 से अगर हम गुणा करेंगे, ऐसे केस में ये मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चाल बराबर क्या होता है फार्मूला भैया? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। चाहे यहां से डायरेक्ट निकाल लें, चाहे ये कह दें कि दूरी बटे चाल, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पे हम लिख रहे हैं थोड़ा स्पेस, यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 195 बटे में चाल कितनी है? 117 इंटू 5 अपान में कितना? 18। ये कहां चला जाएगा? टॉप पे चला जाएगा। 195 गुणे 18 बटे में 117 गुणे 5। अब देखिए 13 के पहाड़े में ये 9 टाइम्स आता है। 13 एक कम 13, 6 बचा 65, 13 बचे 65, 5 तिया 15, 3 से कटा 3 त्रिका 9, 3 से ये कटा तो कितना बचा? 6, यानी कि 6 सेकेंड में क्या हो जाएगा? एक दूसरे को ट्रेन क्या कर लेगी? पार कर लेगी। अब इसमें ऑप्शन 6 सेकेंड जहां कहीं भी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है।
तो हम आपको समझाने के लिए ये बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर बटे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें गुणा करना होता है। ये बात आप याद रखेंगे। हम आपको समझाने के लिए सिर्फ ये प्रोसेस किए हैं, डायरेक्ट बच्चों को याद होता है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है। हमेशा याद रखें, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बटे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक है, तो ये आ गया चाल, ये हो गई दूरी। मतलब जब विपरीत दिशा में होती है तो दूरी भी, जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है उसको भी ऐड करते हैं वो दूरी बनती है। चाल, दोनों ट्रेनों की जो चाल है उसको ऐड करते हैं वो हमारी चाल बनती है। फॉर्मूला बेसिक सा वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एक बात आपको ये लिखना है, ये नोट करना है, और दूसरी चीज आपको ये याद करना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से हम गुणा करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम के काम करने की दर 4:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए दोनों का अनुपात क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पेन भी नहीं उठाना है, देखना है क्या लिखा है। फिर से एक बार पढ़ दे कि राम है और श्याम है, काम करने की जो दर है वो 4:5 है। मतलब राम जब तक 4 काम कर पाता है तब तक श्याम 5 काम कर लेता है। तो उनके द्वारा काम को पूरा करने के जो समय का अनुपात होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा, काम कितनी देर में कंप्लीट करेंगे, तो जस्ट इसी को उल्टा कर देते हैं, 5:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:4। 5:4 जहां कहीं भी हो, कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, 5:4। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई भी दो आदमी है, अगर इनके काम करने की स्पीड 2:5 है, मान लीजिए कि ये 2 काम कर पाते हैं उतनी ही देर में ये 5 काम करते हैं, तो कितना समय लगेगा, तो इनको 5 घंटा लगेगा, या मिनट कह दे या दिन कह दे। 5 दिन में करेंगे तो ये कितना करेंगे, 2 ही दिन में कंप्लीट। मतलब जस्ट एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, रिसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसमें पेन और पेपर भी उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी फॉल्टेज है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है क्वेश्चन इस बिहाफ पे लिखा जाना चाहिए। 6 इस तरह से होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है। यदि उस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज को पहले से जानते हैं, एग्जाम में देखने से पहले इस क्वेश्चन को आप यहां से देख के गए हैं, तो समझ लीजिए अब आपके बाद, आज के बाद जो है, अगर आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको 2 से 3 सेकंड में आपको कर देना है। दिखने में टफ लग रहा है कि किसी संख्या को 42 से भाग देना, मतलब कोई संख्या होगी उसको हम अगर 42 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचता है भैया, 28 बचता है। अब कुछ भी यहां पे होगा, कुछ भी यहां पे होगा, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब कह रहे हैं यदि उसी संख्या को, जो भी संख्या यहां पे है, इसी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तब भैया शेष कितना बचेगा। तो 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है कि अब हम जिस संख्या से डिवाइड करने जा रहे हैं और पहले जिस संख्या से विभाजित कर रहे थे वो उसके पहाड़े में कंफर्म आएगा, आना चाहिए। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट जो शेष बचा इसको भाग कर ले, डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा आपको। सब लोग जानते हैं इसमें करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्या करना है, जिस संख्या से अभी भाग करने कहा जा रहा है, स्टार्टिंग में जिस संख्या से भाग कर रहे हैं थे, उस संख्या के, वो उस संख्या की किसमें आता है, पहाड़े में अगर आ रहा है तो हमें कुछ करना नहीं, जो शेष बच रहा है अब जिससे विभाजित करना चाहते हैं शेष वाले को ही डायरेक्टली भाग कर दो। तो 28 लिखा है, 6 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4। अगर मान लो ऐसा ना हो, यहां पे लिखा है 13, यहां लिखा है 14, मतलब ऐसा 14 कह रहे, 15 कह दे, ऐसा कोई नंबर लिखा हो जो पहले भाग कर रहे थे उसके पहाड़े में नहीं आता है, वो नंबर इसके पहाड़े में नहीं आता है। ऐसे केस में आप, एक ऑप्शन होता है, तब आपको ऑप्शन दिया भी होगा CND, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कंफर्म नहीं है
है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ही नंबर बाद में विभाजित करने के लिए कहते हैं, जो पहले वाले से जब भाग कर रहे थे उसके वो पहाड़े में आएगा, ये वाला नंबर जरूर आएगा। ठीक है, ऐसे केस में कुछ नहीं करना, अभी जिससे भाग करना है जो शेष बचा है उसको डायरेक्टली भाग कर दो, काम करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 10 पेन का विक्रय मूल्य 13 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो बेसिक सा हमने तरीका बताया था, बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी। कभी भी इस तरह का मामला हो कि इतनी पेन हम इतने रुपए में खरीदे हैं, इतनी चीज जो है इतने रुपए में हम बेच रहे हैं, तो बताओ लाभ होगा हानि होगी, लाभ प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। ऐसे केस में एक छोटी सी बात याद रखनी है भैया, क्रय वाला पहले लिखेंगे, विक्रय वाला बाद में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पहले विक्रय की बात कर लिए हैं, फिर क्रय की बात की है। कह रहे हैं 10 पेन का विक्रय मूल्य, पहले विक्रय की बात की है, 13 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब हम जितने रुपए में 13 पेन खरीदे थे उतने ही रुपए में हम 10 पेन बेच रहे हैं, तो भाई पक्का लाभ तो हो ही रहा होगा भाई। 1 रुपए में मान लीजिए हम 13 पेन खरीद लेके आए और 10 पेन बेचने के बाद हमको 1 रुपया मिल गया, तो 1 रुपया हमारा मिल भी गया और 3 पेन हम बचा भी ले गए, तो लाभ तो हो रहा है, कंफर्म है। लेकिन पहले क्रय लिखना होता है फिर विक्रय, तो सबसे इजीएस्ट हम जो नंबर लेते हैं वो कौन सा ले लें, 1 ले लें। क्या 1 रुपए में हमने कितना क्रय मूल्य के बराबर 13 पेन खरीदे थे, कितना खरीदे थे, 13 खरीदे थे, और 1 ही रुपए में हम 10 पेन बेच रहे हैं, है ना। 1 रुपए में मानने का आप 10 मान ले, यहां भी 10 मान ले, यहां 100 मान ले, जो भी माने सेम माने, सबसे सिंपलेस्ट नंबर हमने 1 ले लिया, मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 रुपए में 13 पेन खरीदा और 1 रुपए में 10 पेन बेच रहे हैं, दोनों का तिर्यक गुणा कर दो, तो भाई ये 13 हो गया, ये 10 हो गया। अगर लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा परसेंटेज में बताना है, तो दोनों का डिफरेंस देख लो, दोनों का अंतर देख लो, अंतर कितना है, 3 है। हमेशा बटे में राइट साइड वाला नंबर ही लिखा जाएगा, और गुणे में कितना 100, काट पीट दो, 10 या 30% जो है वो इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से जब कभी भी आपसे लाभ हानि का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, पहले क्रय फिर विक्रय, जितने रुपए में जितना लिए, जितने रुपए में जितना बेचे, तिर्यक गुणा करो, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो लाभ होगा, छोटा है तो हानि होगी, दोनों बराबर है तो ना लाभ ना हानि होगी, दोनों का डिफरेंस टॉप पे लिखा जाएगा, राइट साइड वाला कहां लिखा जाएगा, अपान में लिखा जाएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक घड़ी को 1200 रुपए में बेचकर संजय 200 रुपए की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सामान हो, आप उसको बेच दिए हो 1200 रुपए में और गाते फिर रहे हो कि 200 रुपए का हमें नुकसान हो गया है, इसका मतलब वो सामान कितने का था भाई, वो तो सोचने वाली बात है कि 1200 रुपए बेचने पर हमें 200 रुपए का हानि हुआ, इसका मतलब वो सामान 1400 रुपए का था। अब कह रहे हैं कि अगर कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, कितने रुपए में बेच देता तो उसको 10% का मुनाफा हो जाता। तो ये जो है वो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। ये 1400 रुपए में अगर बेचता तो उसको ना लाभ होता ना हानि होता, 200 रुपए का भी नुकसान हुआ है, 1200 रुपए में बेचा, 1400 रुपए का सामान था। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। वो 10% का फायदा चाहता है, वो चाहता है 110% में बिक जाए हमारा, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 110 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का 10 से होगा 140, 11 से होगा 154, 0 रखा है 0 रख दो। मल्टीप्लाई करना अपने हाथ में है, कैसे मल्टीप्लाई कितना इजीएस्ट कर पाते हैं। 1540 रुपए में अगर बेचता उस घड़ी को तो उस कितना होता, 1540 रुपए में अगर बेचता तो 10% का उसे फायदा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राम मोहन से 10% अधिक कमाता है। अब इसमें दो लोगों की बात हो रही है, एक तो राम है एक मोहन है। राम मोहन से, मोहन कितना कमाता है, परसेंटेज में सबसे सिंपलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 100, ताकि हमें देखना वेखना नहीं है, इसको 100 मान लो। 10% ज्यादा पाता है राम, तो ये कितना पाता होगा, 110 पाता होगा, है ना, कितना पाता होगा, 110 पाता होगा। तो कह रहे मोहन राम से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो वैल्यू में कितना मोहन कम कमाता है, 10 कम कमाता है, कितना 10। किससे कम कमाता है, 110 से 10 कमाता है,
110 से 10 कम कमाता है ना, 10 कम कमाता है, लेकिन कहां से, 110 से 10 कम है, तो 10 जो हुआ किससे, वो अपान में लिखना है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 को जब 11 से भाग करते हैं, 100 को जब 11 से 11 9 99, एक शेष बचा, 11 से भाग कर रहे थे, इतना प्रतिशत बन जाएगा। जो भी ऑप्शन इसमें दिख जाए वो हमारा राइट ऑप्शन है ना, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:4 है, कितना है, 4:5 है, तथा उनका योग कितना है, 63 है, तो उनका अंतर बताना है। तो भाई एक काम करो, अंतर हमको बताना है, अंतर क्या बताना है, अंतर। पहले दो धनात्मक संख्याएं हैं, दोनों का रेशियो अनुपात जो दिया है वो एक 4 हिस्सा है, एक 5 हिस्सा है, कितना हिस्सा है, एक 4 हिस्सा है और एक 5 हिस्सा। अगर रेशियो का अंतर देखा जाए तो भाई ये 4 हिस्सा है, ये 5 हिस्सा है, एक हिस्सा का अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, एक हिस्से का अंतर आ रहा है, एक हिस्से का, कितने का, एक हिस्से का। अब भाई ये बताओ, कोई भी दो संख्याएं हो, एक 4 हिस्सा है, 5 हिस्सा हो, दोनों का योग यानी 9 हिस्से का योग कितना आ रहा है, 63 आ रहा है। 9 हिस्से का योग कितना, 63। तो ये बताओ 9 हिस्से का योग मतलब 9 हिस्सा मतलब 63, तो एक हिस्सा कितना, 7, एक हिस्सा का मतलब 7, और यही 7 ही क्या है, अंतर ही पूछ रहे हैं। तो रेशियो का अंतर कितना है, एक हिस्सा, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन जो इसका है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 10% की छूट देता है, क्या करता है, 10% का छूट देगा। यदि वो 12% की छूट देता तो वह लाभ 15 रुपए कम कमाता है। मतलब एक इंसान है, दुकानदार है, वो जो है घड़ी जब बेचने लगता है तो 10% का छूट देता है, कितने परसेंट का, अगर वो 12% का छूट देता मान लो, तो उसको 15 रुपए का क्या हो जाता, कम कमा पाता। यानी कि परसेंटेज में अगर अंतर देखा जाए, अगर 10% के बजाय वो 12% की छूट दे देता तो 15 रुपया उसको कम मिलता। परसेंटेज में कितना कम मिला, 2%, परसेंटेज में कितना कम मिला, 2%, और वैल्यू में देखा जाए तो 15 रुपया कम मिला। भाई छूट 10% और 12% में परसेंटेज का अंतर कितना, 2%, और वैल्यू में कितना कह रहे हैं, लाभ अगर 12% देता छूट तो 15 रुपया कम ही पाता हो, तो 2% के अंतर में 15 रुपया, तो 100% यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 100%, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था 2% का मतलब 15 रुपया, तो 100%, 2 के पहाड़े में 100 कब आता है, जब 50 से गुणा करते हैं, तो इसको भी 50 से गुणा कर दो भाई, 50 से गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75, जीरो रखा है जीरो रख दो, 750 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, कितना, 750 रुपया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p² + 1/p² 51 है तो p - 1/p, ये क्या लिखा है, p - 1/p का मान बताइए। इस टाइप से दो क्वेश्चन होते हैं, यहां पे p के बजाय x लिख दे, y लिख दे, इससे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन यहां हमेशा प्लस ही होगा, कभी माइनस नहीं हो सकता। अगर माइनस हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत है। दूसरी चीज, जो वैल्यू पूछ रहा है वो प्लस की भी पूछ सकता है और माइनस की भी पूछ सकता है। भाई जिसकी वैल्यू पूछ रहा हो, किसकी पूछ रहा है अभी फिलहाल के लिए, ये p - 1/p की वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसका स्क्वायर कर दो। सबको फार्मूला बेसिक सा याद होगा, a - b²। तो क्या होता है, a², a की जगह यहां पे लिखा है p, b की जगह लिखा है 1/p, तो p² + 1/p² माइनस क्या होता है फार्मूला, a - b, a - b² का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a² + b² 1/p का स्क्वायर करेंगे 1/p² माइनस 2, a का मतलब p है, b का मतलब 1/p है, p से p हुआ कैंसिल। देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमको कितना दिया है, 51, इसकी जगह 51 लिख दो, माइनस यहां तो कट ही गया, केवल 2 बचा, 51 में से 2 चला गया 49, लेकिन ये जो वैल्यू आई है वो p - 1/p² की आई है। दोनों के तरफ स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल निकाल लो, इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर हट जाएगा। 49 का वर्गमूल पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, 7 होता है। जहां कहीं भी कितना हो,
यहाँ पे केवल 7 लिखा है। अगर किसी ऑप्शन में प्लस माइनस करके दे रहे हैं तो प्लस माइनस 7 होगा, क्योंकि 49 का जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो प्लस भी 7 हो सकता है और माइनस 7 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, तो प्लस 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितनी धनराशि पर 4 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा? मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना? यही फार्मूला बताया था, ये 100 होगा बटे में 100। अब इसी में जिसकी जिसकी वैल्यू दिया है उसको रखते चले जाओ। साधारण ब्याज कितना कह रहे हैं भैया? आर। साधारण ब्याज कितना कह रहे हैं? आर। मूलधन हमको ज्ञात करना है, तो मूलधन को मूलधन ही लिखा रहने दो। दर कितना दिया है? जो प्रतिशत में लिखा हो वही हमारा दर है, वो आर है, फिलहाल आर ही है। समय कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है, बटे में कितना है? 100 है। जानते हैं बराबर का साइन अगर लगा हो, जो ऊपर है ऊपर का ऊपर से को काट पीट सकते हो। ये 100 बटे में लिखा है, उधर जाएगा गुणे में पहुंच जाएगा, और ये 4 और मूलधन गुणे में लिखा है, 4 आएगा बटे में, यही हमारा हो जाएगा मूलधन। 100 को जब 4 से भाग करेंगे, सब लोग जानते हैं कितना आता है? 25 आता है। तो मूलधन कितना रुपया होगा? 25 रुपए होगा। कितना होगा भैया? मूलधन हमारा कितना होगा? 25 रुपए होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फार्मूला जहां कहीं भी आपको लगे कि आपको याद नहीं है, उसको आप एक जगह नोट करते जाए और उसको याद भी कर डालें। ये कारो लिखा है, क्या लिखा है? कारो। क्या लिखा है? कारों। ठीक है, 2 कारों की गति का अनुपात कितना है? 2 कारों की गति का अनुपात कितना दिया है? 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? 2 कारों की गति का अनुपात कितना दिया है? मतलब अगर हम रेशियो को जब अलग करते हैं, तो जो लोग ना जानते हैं उनको बता दें कि अगर हम कोई अनुपात दिए, जैसे लिखा है 10:11 लिखा है, इसको हमें अलग अलग करना है कि भाई पहली कार जो है वो कितना, दूसरी कार है उसकी स्पीड कितनी, उसकी चाल कितनी, तो उसके आगे एक छोटा सा एक्स लगा दें। ये हो गया पहले कार की स्पीड, ये हो गई दूसरे कार की स्पीड। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं, ए है, एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी, तो इसको उसी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी उसी एक्स से, तो ये हो गया पहली कार की चाल, ये हो गई दूसरी कार की चाल, ये जो दिया है। आगे क्या कह रहे हैं? यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भाई अगर इस बिहाफ पे देखा जाए, जो कंडीशन दिया है, तो पहली कार की चाल, जो चाल होगी वो कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है भाई? 500। समय कितना है? 10 घंटे में चलती है, तो कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। कितनी चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताओ, यहां पे कह रहे थे 10x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, यहां कह रहे हैं 50 किलोमीटर, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया? दूसरे कार की चाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमें x का मान मिल चुका है 5, रख दो। कितना आएगा? 5 × 11 कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कभी भी इस बात का ध्यान विशेष रखना, कभी भी रेशियो को अलग करना हो तो जो रेशियो दिया है, एक वेरिएबल आप अपने माइंड में नोट कर लें, एक्स याद कर लें, एक्स से इसको भी गुणा कर दो, एक्स से इसको भी गुणा कर दो, ये दोनों की चाल अलग अलग निकल है। ये पहली कार की चाल है, ये दूसरे कार की चाल है। दूसरी कंडीशन में चाल अलग से दिया था, तो पहली कार की चाल इस कंडीशन से हिसाब से ये हुई, जो हमने निकाला वो ये हुई, ये दोनों आपस में इक्वल है, 5 आ गया। दूसरे कार की चाल पूछ रहे थे, 11x था, x की वैल्यू मिल चुकी है, उठा के पुट कर दिया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी इसका ऑप्शन मैच कर जाए, कौन सा है? ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 3, 4, ये कितना लिखा है? 3, 4, फिर बना है स्टार, फिर लिखा है 6 और फिर लिखा है 3। ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, स्टार है। 3, 4 स्टार 6 3 संख्या 3 से विभाजित हो जाए, मतलब स्टार के पोजीशन पे ऐसा कौन सा न्यूनतम वैल्यू नंबर रख दिया जाए जिससे ये क्या हो जाए? ये 3 से विभाजित हो जाए। तो जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये,
कि अगर कोई भी बड़े से बड़ी दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर लिखा हो और झटके में आपको बताना हो कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, अगर जितने जो नंबर है उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं, जितने भी अंक हैं, सबका योग अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। देखो भाई, ये 3 है, ये 4, 7, 7 6 13, 13 3 16, 16 है, क्या 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 16 में मिनिमम कितना ऐड कर दें हम? मिनिमम, न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम, न्यूनतम है ना, न्यूनतम, यानी कि 16 में मिनिमम कम से कम कौन सा नंबर ऐड करते हैं जिससे वो 3 के पहाड़े में आ जाए? तो सब लोग बताएंगे भाई 2 अगर ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, 18 हो जाएगा, वो 3 3 6 18। तो कितना मिनिमम स्टार की जगह पे कितना रख दिया जाए? 2 रख दिया जाए, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम 5 रख देंगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा और 21 भी 3 के पहाड़े में आएगा। लेकिन क्या क्या पूछा गया है? न्यूनतम पूछा गया है। अगर न्यूनतम नहीं पूछता तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता, फिर हमारा ये रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 5 रखने पर भी वो 3 से कट रहा है, 2 रखने पर भी 3 से कट रहा है, लेकिन अभी का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान 2 और 5 में छोटा कौन है भाई? 2 है। तो अगर संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। तो स्टार को छोड़ करके बाकी सब नंबर्स को ऐड कर लो और फिर चेक करो कि कितना मिनिमम ऐड कर दें जिससे ये क्या हो जाए? 3 के पहाड़े में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे। इस कारण कक्षा का औसत अंक 0.5 यानी आधा नंबर बढ़ गया। लिखना कितना चाहिए था? 68 लिखना चाहिए था। लिख कितना गया? 88 लिख गया, है ना। 68 के बजाय 88 लिख गया, तो सभी बच्चों का जो औसत अंक है वो कितना बढ़ गया? 0.5। तो भाई कितना नंबर घटे हो कि बढ़े हो? भाई 20 नंबर बढ़ गए। नंबर में कितने बढ़े? 20 नंबर बढ़े, टोटल 20 नंबर बढ़े। और औसत में जब भी बात आती है तो हर एक आदमी को झेलना पड़ता है। मान लीजिए हमारी वजह से हमारे नंबर हमारे कम हुए तो हमारे क्लास में अगर औसत अंक निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर हमारे कम हुए तो सबके औसत में थोड़ा थोड़ा कम होगा। कितना कितना सब में बढ़ा है? 0.5। तो टोटल कितने बच्चे थे? जिस बच्चे की वजह से बढ़े हैं उसको टॉप पे लिखो, बढ़े या घटे। घटे तो माइनस लगा दो, बढ़े तो प्लस लगाना है। और कितना सबको झेलना कितना पड़ा? आधा आधा नंबर। औसत पे सबके आधा आधा नंबर बढ़ोतरी हो गई। झेलना क्यों पड़ा? बढ़ोतरी हुई। उसको अपान में लिख दो, जितना भी आ जाए, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 5 चौको 20, 0 रखा है रख दो। टोटल उस क्लास में कितने बच्चे थे भाई? 40 बच्चे थे। घटे या बढ़े, औसत जो भी घटा है या बढ़ा है उसको क्या कर दें? डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कि कितने लोग का मामला चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान सा, बहुत बेसिक सा है, लेकिन पढ़ने में दिखने में आपको लगता होगा कि यह 4 लाइन का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वो दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगता? मतलब एक भाई साहब जो है कहाँ गए? पैदल गए हैं, पैदल जा रहे हैं, वापसी में ऑटो, वापसी में क्या हुआ? ऑटो ले लिया, तब उनको कितना समय लगा? 90 मिनट लगा। यही तो बात कह रहे हैं। गए पैदल, लौटे ऑटो से, तब 90 मिनट लगा। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता, ऑटो से जाता, पहले भी ऑटो से प्लस जाता भी ऑटो से और आता भी ऑटो से, तो कितना मिनट लगता? बस यही हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना? ये बताओ, हम ऑटो से जा रहे हैं, बीच में कितनी देर सामान खरीदे उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इसका कहने का मतलब होता है बस गए और चले आए। बीच में कितना टाइम लगा ये नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे तक उन्होंने अपनी शॉपिंग किया। गए और आए, सीधे गए, ऑटो से गए और ऑटो से वापस आए। जाने और आने में 30 मिनट लगा। इसका मतलब जाने में ऑटो से कितना समय लगा होगा? 15 मिनट। बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं। अगर हमें 30 मिनट लगता है, कहते हैं कि हम गए और आए 30 मिनट लगा, इसका मतलब 15 मिनट जाने में लगा, 15 मिनट आने में लगा। यानी ऑटो से चलने में 15 मिनट एक तरफ का लगता है।
तो ऑटो से 15 मिनट लगा होगा, पैदल और ऑटो 90 मिनट है, ऑटो से 15 मिनट लगा होगा, तो पैदल में कितना मिनट लगा होगा? 75 मिनट लगा होगा। अगर वो पैदल जाता तो कितना लगता? 75 पैदल से जाता, और ऑटो से आया है 15, तभी तो 90 हुआ है, तो ऑटो की जगह कितना हुआ? 15 उधर गया, यानी कि पैदल अगर चलता एक तरफ का तो 75 मिनट लगता। अब पैदल जा रहा है, पैदल ही वापस आ रहा है, तो 75 का डबल कर दो, 150 मिनट, और 150 मिनट को मिनट और घंटे दोनों में कन्वर्ट करो तो 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 120 मिनट का मतलब 2 घंटा और 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट जहां कहीं भी है वही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आराम से समझ सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हों तो उसे समय घंटा और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये वॉच है, यहां 12 बजते हैं, ये 12 है, 1 है, 2, यहां 6 है, ये 9 है, 7 है। अब जो बज रहा है वो कितना समय बज रहा है? 7:30। बहुत आसान से समझना, यानी मिनट की सुई तो कंफर्म यहीं पे होगी, मिनट की सुई यहां होगी, लेकिन जो घंटे की सुई है क्या वो 7 पर होगी? 7 पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो 7 और 8 के बीच में होगी, है ना, 7 और 8 के बीच में होगी। हमेशा एक बात जान लो, याद कर लो, नोट कर लो, हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये 12 है, यहां पर 1 लिखा है, इनके बीच में कितना डिग्री बनता है भैया? 30 डिग्री बनता है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। इसको 12 खानों में हमने विभाजित कर दिया, तो 360 को 12 से विभाजित करोगे जब तो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब ये तो यहां से यहां तक तो हमारा कंफर्म हो गया भैया 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है, ये बात हो गई। अब एक बात और बहुत अच्छी समझने वाली है और नोट करने वाली है। ठीक है, जो घंटे वाली सुई होती है, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट खिट करती है, 1 मिनट चलती है ना, तो घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण 0.5 डिग्री होता है, यानी आधा डिग्री होता है। कितना होता है? जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है? आधा डिग्री। तो जब यहां से मिनट वाली सुई चली होगी और ये यहां तक, तो टोटल कितना चला? मिनट में देखा जाए तो यहां तक पहुंचने में उसे कितना लगा? 30 मिनट लगा। तो 30 मिनट में घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और आगे बढ़ गई होगी। कितना बड़ी होगी? 15 डिग्री। तो यहां से यहां के भी हर खाने के बीच में 30 डिग्री, यहां 10 लिखा है, इसके बीच का कोण 30 डिग्री, इसके बीच का कोण 30 डिग्री, सब 30, तभी 360 पूरा होगा। ठीक है, तो यह 6 से 7 के बीच तो 30 डिग्री था ही था। जब यहां से यहां तक पहुंची है ये, तो ये डिग्री कितना बना चुकी होगी? यानी कि आधा डिग्री 1 मिनट में, 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और आगे। तो दोनों के बीच का जो कोण बना है, अभी घंटे वाली सुई यहां कहीं है ना, तो कितना डिग्री हो गया? 30 और 15 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2 बातें विशेष ध्यान रखनी थी कि जहां पे नंबर लिखा होता है 12, 1, 2, 3, 4, तो सबके बीच में डिग्री कितना बनता है भाई? 30 डिग्री बनता है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई जो है वो आधा डिग्री का कोण बनाती है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना था, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है कि मोहन 6 मीटर पश्चिम में चला। देखो, ये होता है नॉर्थ, सबसे टॉप पे क्या होता है? नॉर्थ, फिर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ठीक है, यानी कि ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, और ये होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। हम मान लो यहां से चल रहे हैं। ठीक है, मोहन जो है 6 मीटर पश्चिम चला, तो पश्चिम मतलब इधर चला, ये इनका घर है। कितना? 6 मीटर चला। दाएं मुड़ा, अब यहां से जा रहे हैं तो दाया हमारा इधर तो हुआ, और आगे 8 मीटर चला। ये कितना चला भाई? 8 मीटर चला। ठीक है, 8 चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने, अब यहां पे है भाई साहब, और यहां इनका घर है, ये इनका क्या है? घर है। ठीक, वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की छोटी दूरी क्या है? छोटी दूरी मतलब यहां से ना जाओ, शॉर्टकट मार दो, तो ये दूरी हमसे पूछी जा रही है कितनी होगी। तो देखो, जब भी हम कहीं चलते हैं, चाहे दाएं मुड़े चाहे बाएं मुड़े, हमेशा जब भी एक बड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है?
एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के जो बिल्कुल कुछ मैथमेटिक्स नहीं जानते उनको हम बता रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। बाकी जो दो भुजाएं होती हैं उसको एक को बोलते हैं क्या, लंब यानी परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार और लंब में झगड़ा होता रहता है, कभी ये आधार हो सकता है, लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन कब होगी, जब यहां पे डिग्री 90 होगी। तो कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई हमें आधार दिया है 6 का स्क्वायर, लंब कह दें या आधार कह दें, लंब हमें कितना दिया है, 8 दिया है। चलो 8 स्क्वायर, दोनों को ऐड ही करना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 8 का 64 होता है, ये 36 होता है, दोनों जोड़ते हैं 100 होता है। कर्ण स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 100। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये कितना होगा, 10 मीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये पश्चिम चले हैं, फिर ये गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपसे पूछ रहे हैं तो कंफर्म आप जान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, चाहे दाएं मुड़े तब भी 90 डिग्री का बनेगा, चाहे बाएं मुड़े। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो जो 90 अंश के सामने वाली भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस भाई साहब ने कहा था, और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, चाहे जिस बोर्ड से आप पढ़े, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब लोग जानते होंगे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, बाकी जो दो है परपेंडिकुलर बेस, ये आपस में झगड़ा होता रहता है, कभी वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है ना। तो अब जो है क्या करना है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करें। मतलब एक लिखा है 1, 4, 27, 256, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो हमें संख्या के पैटर्न को समझना होगा कि संख्या किस पैटर्न पर लिखी जा रही है। 4 तो सब लोग देख करके बताएंगे भाई 2 का स्क्वायर लग रहा है। ये 27 जो लिखा है वो 3 के क्यूब के बराबर है। यहां ये दो तो आराम से पकड़ सकते हो। 1 को एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो 1 की पावर 1 कह दो, है ना। ये समझ में आया इतनी बात कि 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3। एक बात बताओ, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ भी 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 4। देखो चेक करो कि क्या 4 की पावर 4 इतनी होती है। 4 की पावर 4 का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 को 4 बार गुणा करना है। तो कितना होगा, 4 को 16, 4 को 16, 16 का 16 से 16 का स्क्वायर सबको याद होगा, है ना। कितना होता है 256, यानी कि ये हमने पैटर्न पकड़ लिया। 1 की पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, 4 पावर, तो अगला क्या होगा 5 पावर 5, यानी 5 को 5 बार गुणा करना है। तो 5 को जब 5 बार, 50 25, 25 का 5 से 125, 125 का 5 से 625, और 625 का 5 से 3125, कितना होगा 3125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 125 तक तो हो ही जाएगा, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लें, उतना हो जाएगा। लेकिन जितना अगर आपको पहाड़ा वाला याद है तो वो उतना ही आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसलिए पहाड़ा भाई कम से कम 20 तक अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है। 20 तक का वर्ग, 15 तक का घन, ये बहुत भली भांति आपको आना चाहिए। लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGH, है ना। तो अब इसमें देखो ये ऑप्शन से ये मैं चेक करना है, इसमें कोई हमें फॉर्मूला या ट्रिक यूज नहीं करनी है। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। तो क्या एक बात बताओ, एस के बाद एच आता है, एस के बाद क्या एच आता है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला को फेल कर दिया। क्या एच के बाद ई आता है, ABCDEEFGH, एच के बाद क्या ई आएगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया मामला। हाँ, बी के बाद देखो आई, देखो बी के बाद आई आता है, BCDEFGH, आई के बाद एल आता है, एल के बाद ओ आता है, ओ के बाद डब्ल्यू आता है, आता नहीं आता है। तो बस आपको जैसे ही मिले कोई अक्षर, और अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करें। BABCDEFGH, JKL MNO PQRSTUVW, हाँ ये सही है। देखो सी के बाद एच तो आया, लेकिन क्या एच के बाद ए आता है, तो ये वैसे गलत हो गया। जब एक सही है तो अगले ऑप्शन को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत भली बात अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।